गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में अपने विद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है सोशल मीडिया के ज़रिए और माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ये अलाउ भी किया गया है। तो ऐसे में आपको हम आज ये हमारा पहला क्लास है और आपको हम जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेसेस, इसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ कोरोना के बारे में 2 शब्द कहेंगे जिससे आप उससे कुछ बचे रहें। तो जो इस प्रकार से हैं, सबसे पहली बात तो पढ़ाई इसलिए की जा रही है ताकि आप घर पर ही पढ़ें और ज़्यादा भाग-दौड़ ना करना पड़े आपको, जब तक कि सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं दी जाती है। और दूसरी बात है कि आपको घर पर रहना है। सरकार द्वारा ये बताया गया कि सभी को घर पर रहना है, कतई घर पे रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन को बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा गया कि जान है तो जहान है। तो घर पर रह कर के आपको ऑनलाइन ढंग से पढ़ाई करना है, जैसा कि मैं यहाँ बताऊँगा अभी आपको। और कुछ लक्षण हम बता दे रहे हैं कि यदि इससे अगर ऐसा किसी को होता है तो अपने नज़दीकी परामर्श से वो संपर्क करके ट्रीटमेंट कराएँ। कोई दिक्कत होने पर आप स्वयं मेडिसिन ना लें और ना ही किसी झोला छाप से लें क्योंकि आपके जान के लिए घातक हो सकते हैं। कोरोना के जो लक्षण बताए गए हैं WHO द्वारा वो हैं सांस लेने में तकलीफ, सूखी खाँसी, बुखार, इसके अलावा कुछ मांसपेशी में दर्द वगैरह के भी लक्षण इसमें बताए जा रहे हैं। तो ये सब लक्षण यदि इस सब लक्षण में से कोई भी लक्षण आपको प्रतीत होता है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी परामर्श से जाकर मिलें और उनसे आप उनके उपाय पूछें या फिर सरकार द्वारा दी गई कुछ हेल्पलाइन नंबर है, उससे भी आप कॉल कर सकते हैं। और आपको इसी कंडीशन में आपको घर से अलग भी हो जाना है, मतलब घर में ही कहीं अलग कमरे में आपको हो जाना है, घर से और लोगों से संपर्क ना करें, यदि आपको लक्षण प्रतीत होते हैं तो। और बचाव के लिए हमने आपको बता ही दिया कि घर से आपको बाहर नहीं निकलना है। मुँह में अगर घर से बाहर जैसे कि बरामदे वगैरह में या टहलने के लिए, पहली बात तो आपको टहलने जाना नहीं है बाहर। अगर आप कहीं बरामदे वगैरह में निकलते हैं या किसी से बात करते हैं, तो आपको 2 गज की दूरी पे बात करना है और मुँह में मास्क लगा के बात करना है। हर घंटे आपको साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धुलना है, सैनिटाइज़र करना है और कुछ खाने-पीने के पहले तो ये ज़रूर कर लेना है और बार-बार अपने आँख, नाक, मुँह आदि को नहीं छूना है। जितनी जानकारियाँ हमको मतलब पता थी, जो सरकार द्वारा गाइडलाइन द्वारा दी गई थी, वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ये मेरा पहला क्लास है। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। जैव प्रक्रम क्या होता है? इसको हम जैविक प्रक्रिया भी कहते हैं या जीवन की प्रक्रियाएँ भी कहते हैं। तो जीवन क्या होता है? जीवन की आप सभी जानते होते हैं कि जीवन एक अमूल्य चीज़ होती है, जो एक बार मिलती है। और इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं, कुछ में मतलब सभी चीज़ों में जीवन नहीं होती हैं। कुछ विशेष प्रक्रियाएँ होती हैं जिससे हम स्पष्ट कर पाते हैं कि इसमें जीवन है या इसमें नहीं जीवन है। जैसे कि चाहे वो एक कोश की हो, अमीबा हो, चाहे बहुकोश की स्पंज हो या पोरीफेरा के और सदस्य हों या मल्टीपर्पज़ टिश्यू, अंग वाले जंतु, कशेरुकी जंतु आदि जंतु में कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिनके द्वारा हम जान पाते हैं कि इसमें जीवन है और वही प्रक्रिया जीवन प्रक्रिया है। इस एक रूप से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखने में रखता है। मतलब ये सभी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखता है। अर्थात यदि वो प्रक्रिया ना हो तो जीव जो है जीवों में जीवन नहीं रहेगा, मतलब जीव अपने आप को स्वयं बनाए नहीं रख पाएगा, उसमें जीवन समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएँ कह सकते हैं। साधारण तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं लाइन से यहाँ पे, इसमें ये परिभाषा जो हमने लिखा है किताबों के द्वारा, उन सभी प्रक्रियाओं को जो जीवन को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। कौन-कौन सी ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनके बिना जीवन असंभव है, जीवन नहीं संभव नहीं है। वैसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं जिनके द्वारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष प्रक्रियाएँ हैं जिनका वर्णन हम आपके
साथ करेंगे या जिनका विवरण आपको हम दे रहे हैं क्रम से। सबसे पहले आता है इसमें पोषण, भोजन करना। कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, विशालकाय वृक्ष हो, कोई भी जीवधारी हो, उसको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर तमाम जैविक क्रियाएँ होती रहती हैं या बहुत सारे जैव क्रियाएँ होती रहती हैं, जैसे वो साँस ले रहा है व्यक्ति, उसके अंदर डाइजेशन सिस्टम अपने आप चल रही है, हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो भी हमारे अंदर कार्य हो रहा है, कार्य के समय ऊर्जा खर्च होती है और वो ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है। तो पोषण इसीलिए आवश्यक है। पहला चीज़ है पोषण, न्यूट्रिशन, मतलब जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब जीवधारियों का ये पहली प्रक्रिया है भोजन, चाहे एक कोशिकीय जीव हो, चाहे जो बहुकोशिकीय जीव हो या बहुत विशालकाय वृक्ष हो, जंतु हो, सभी के लिए भोजन कहीं न कहीं आवश्यक है। भोजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि भोजन से हम लोग क्या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उन पोषक तत्वों के द्वारा जो है हमारे शरीर के बहुत सारी क्रियाएँ स्वाभाविक ढंग से हो पाती हैं, संभावित ढंग से हो पाती हैं। ठीक है? इसको हम पोषण कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। कुछ पोषक तत्व जिसका विवरण हम आगे आपको देंगे, जैसे है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण और वसाएँ, ये सब पोषक तत्व होते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा क्या चीज़ है, और कौन-सी प्रक्रियाएँ हैं। दूसरा है श्वसन। सांस के बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है। ये सभी कहते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन सभी जानते हैं कि अगर किसी में सांस चल रही है तभी वो जीवित है। तो सांस को एक वैज्ञानिक भाषा में श्वसन क्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसको हम रेस्पिरेशन अंग्रेजी में कहते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि सांस में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन ही क्यों जरूरी है? क्योंकि जो है हमारे शरीर को, हम ये जिक्र किए हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा जो है मिलती है हमको ग्लूकोज से। ग्लूकोज से डायरेक्टली हमको ऊर्जा नहीं मिल जाती है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप वह जो है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा में रिलीज होती है, क्योंकि हमारा शरीर एटीपी के रूप में ही ऊर्जा का उपयोग कर पाता है। ठीक है? तो श्वसन क्रिया क्या है? एक तो नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया वह क्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन श्वसन की वास्तविक जो कोशिकीय श्वसन क्या होती है, इसमें मैंने लिखा भी है कि यह जैविक रासायनिक क्रिया है, अर्थात यह जीवों में एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है जिसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अर्थात ग्लूकोज, ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज को जला करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ समीकरण भी हमने दिया है C6H12O6 प्लस 6O2, अर्थात ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसके बाद क्या बन रहा है? 6CO2, 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी, जो कि एक ऊर्जा है, या 38 एटीपी कैलोरी, 38 एटीपी ऊर्जा। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है? जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं में करते हैं। अगला जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, अगला जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं, वो क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन भी उतना ही जरूरी है जितना कि पोषण और श्वसन जरूरी है। उत्सर्जन जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर, आप सभी को पता है, हमारे अंदर हमेशा कुछ भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं, भौतिक प्रक्रियाएं जैसे हम लोग हाथ पर हिलाते डुलाते रहते हैं, भोजन को चबाते हैं, लेकिन जब भोजन अंदर चला जाता है तो भोजन का स्वरूप बदल जाता है, वो रासायनिक प्रक्रिया है। इसके अलावा और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं। तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? होती रहती हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, हिंदी में उपापचय कहते हैं। तो उसके फलस्वरूप होता क्या है कि कुछ पदार्थ अच्छे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए यूज कर दिए जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ पदार्थ ऐसे भी निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत जरूरी होता है। ठीक है? तो उत्सर्जन की परिभाषा किस प्रकार हम दे सकते हैं? हमारे शरीर में या शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ लिखा है हमने, देखिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले
अपशिष्ट पदार्थों या हानिकारक पदार्थों को भी आप कह सकते हैं, को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एक्सक्रेशन इसका अंग्रेजी होता है। ठीक है। अगली जो प्रक्रिया है वह परिवहन। परिवहन परिवहन चारों ओर वहन करना। ठीक है। हमारे अंदर क्या वाहन, हमारे शरीर में क्या चीज चारों ओर चलती रहती है? ब्लड, जिसको हम नॉर्मल भाषा में खून कहते हैं। ब्लड रक्त या रुधिराणु कहते हैं, रुधिर कहते हैं उसको हम। तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो पूरे शरीर में चलता रहता है नसों के माध्यम से, जिसको हम धमनी और शिराएं कहते हैं, उनके माध्यम से चलता रहता है। क्यों क्यों चलता रहता है? क्योंकि रुधिर के माध्यम से ही जो कुछ हम खाते पीते हैं, आवश्यक पदार्थ हो या जो हमारे लिए जरूरी पदार्थ नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ अवशिष्ट पदार्थ, और कुछ हमारे लिए जरूरी पदार्थ है, जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, सारे कोशिकाओं तक, शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुंचना जरूरी होता है। इसके अलावा जो हम खाते पीते हैं भोजन में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन आदि भी कोशिकाओं तक पहुंचना जरूरी होता है। तो उसके लिए एकमात्र विकल्प है, कौन हमारे शरीर में चारों तरफ भ्रमण करता है? ब्लड। ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से ही उन पदार्थों का आवागमन हो सकता है। ठीक है ना। उसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन या अन्य अनावश्यक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जित पदार्थ आदि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, मतलब उनको उचित जगह पहुंचाना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि हमने भोजन किया तो पेट में गया, हमारे पेट में हमारे प्रोटीन, विटामिन आदि का स्वांगीकरण हुआ, अब उसको सारी कोशिकाओं तक पहुंचाना है। इसके साथ कोशिकाओं में जो अवशिष्ट पदार्थ बने हैं उसको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना है। तो इसका काम कौन करता है? ब्लड करता है, रक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ परिभाषा में लिखा गया है कि शरीर में ग्रहण किए गए पदार्थों जैसे O2 ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ आदि को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, ठीक है, तथा वहां पर उत्पन्न अतिरिक्त भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों मतलब जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जैसे CO2 आदि को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। अर्थात ब्लड को जो आवश्यक पदार्थ है उसको भी और जो अनावश्यक पदार्थ है उसको भी उनके नियत स्थान तक पहुंचाना जरूरी है। इसी क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। ठीक है। अगला है जनन। जनन जीवन प्रक्रिया का एक मूलभूत लक्षण है, मतलब बहुत ही आवश्यक लक्षण है, क्योंकि अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो प्रत्येक जाति का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। चाहे जो हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो एक कोष की जीव हो, कोई भी जीव हो। पेड़ पौधे अपने जीवन काल में, जीवन के किसी न किसी अवस्था में अपने मृत होने से पहले अपने समान लाखों हजारों वृक्ष को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। फल के बाद बीज जो होते हैं उसके माध्यम से। इसी प्रकार बहुत सारे जीव आप देख सकते हैं, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि अपने जीवन काल में अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो जन्म क्या होती है? जन्म की परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं? मतलब प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था में, अर्थात अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था में, चाहे विशेष तौर से युवा अवस्था में, अपने जाने के पूर्व अर्थात अपने मृत्यु होने के पहले अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है, किंतु अपने से छोटे, अपने जैसा नहीं, अपने जैसा उत्पन्न करेगा लेकिन अपने से अत्यंत छोटे संतान को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था में अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान किंतु अपने से अत्यधिक छोटे जीवों को जन्म देता है या उत्पन्न करता है, जिसे हम जनन कहते हैं। यहाँ परिभाषा में देखिए हम लिखे हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। इसको हम छोटा में थोड़ा लिख दिए हैं। बस आज आपको ये परिचय दिया गया है इस चैप्टर का, जो प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाओं को, जिसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी या पढ़ाई हुई जानकारी आपको पूर्णतया समझ में आया होगा। और नीचे इससे संबंधित कुछ गृह कार्य दिए गए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको देख करके, किताब की सहायता लेकर के गृह कार्य को ना करें, पहले हमारे दी हुई जानकारी को ठीक से पढ़ें और जो हमने आपको नोट्स भेजे हैं उसको ठीक से पढ़ें, उसी में ही उसका उत्तर है, उसको इतने अच्छे ढंग से पढ़ें कि आप गृह कार्य को स्वयं कर ले जाएं। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, श्वसन को परिभाषित कीजिए। पहले आपको श्वसन की परिभाषा लिखना है तथा समीकरण भी दीजिए, उसके बाद आपको समीकरण लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समीकरण, ये जान लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में जन्म क्यों आवश्यक है? ये अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है, जीवधारी में जन्म क्यों आवश्यक है, अगर जन्म ना हो तो क्या होगा, तो इसको आपको डिटेल्स में लिखना है।
और संबंधित वेबसाइट पे या जो मीडिया उस पे आपको दिखाना है, ठीक है? जिसको हम नोट कर लेंगे। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और अपना